दिखा उत्साह। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष के अवसर पर प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। सम्मेलन का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया, तो कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों और विदेशों से बड़ी संख्या में प्रवासी उत्तराखंडी भी शामिल हुए। तो आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं दून विश्वविद्यालय देहरादून, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य उपस्थितियों को संबोधित कर रहे हैं। अपनी जन्मभूमि से, अपने पूर्वजों के स्थानों से, अपने पैतृक स्थानों से, अपनी जन्मभूमि के प्रति उनके हृदय में गहरा और भावनात्मक लगाव है। वो अपनी जड़ों से आज भी जुड़े हुए हैं। उन्हें यहां के विकास कार्यों, सांस्कृतिक परंपराओं, सामाजिक परिवर्तनों और जनजीवन की गतिविधियों में गहरी रुचि रहती है। वे निरंतर ये जानने के इच्छुक रहते हैं कि अपनी मातृभूमि उत्तराखंड में क्या क्या नया हो रहा है। जैसे कुछ लोगों ने यहां पर अपने विचार साझा किए, तो उनके विचारों को हम लोगों ने सुना होगा। तो सच में वो भले ही किसी स्थान पर रहकर, देश और दुनिया में रहकर उन्होंने अपना मान सम्मान बनाया है, अपनी अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, अनेक ऊंचाइयां उन्होंने प्राप्त की हैं, लेकिन उनका जुड़ाव अपने पैतृक स्थान से किसी भी प्रकार से कम नहीं हुआ है। किसी प्रकार से भी उनकी रुचि और उनका जुड़ाव कहीं भी कम नहीं हुआ है, क्योंकि सभी लोग देश में, दुनिया में जहां भी रहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि उत्तराखंड में क्या नया हो रहा है, कौन से नए परिवर्तन हो रहे हैं और राज्य किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमें समय समय पर प्रवासी उत्तराखंडियों को, सभी को बहुमूल्य सुझाव और विचार भी प्राप्त होते रहते हैं। पिछली बार भी आप सब लोगों ने यहां पर पूरे दिन भर अलग अलग सत्रों में अपने अपने सुझाव आप सब लोगों ने दिए थे और उसका संकलन भी यहां पर किया गया था और एक नई शुरुआत, एक नवाचार हमने यहां पर प्रारंभ किया। और मुझे खुशी है कि उस नवाचार को आगे बढ़ाने में आप सबने भी बहुत योगदान दिया है, क्योंकि पूरे देश के कोने कोने से आप लोग यहां पर आते हैं। ये संख्या, मैं ऐसा मानता हूं कि सैकड़ों लोगों की संख्या नहीं है। ये संख्या हमारी उन लोगों की है जिनके बारे में मैं अक्सर कहता हूं, जब लोग मुझसे पूछते हैं कि उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है, तो मैं कहता हूं कि जितनी हमारी उत्तराखंड की जनसंख्या है, उतनी ही जनसंख्या पूरे देश और दुनिया में भी है। तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि आप लोग उतनी ही जनसंख्या, उतनी ही संख्या के लोगों के प्रतिनिधि के रूप में या क्रीम के रूप में आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। आप सबके अनुभव और दृष्टिकोण हमारी नीतियों, विकास योजनाओं को और अधिक प्रभावी और जन केंद्रित बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए हमने राज्य में प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन किया है, ताकि राज्य के सर्वांगीण विकास में देश विदेश में रह रहे हमारे सभी भाई बहनों के अनुभव, सुझाव और उनका सहयोग प्राप्त करने में हमें सुविधा मिल सके। मुझे देखकर अत्यंत प्रसन्नता होती है कि हमारे कई भाई बहन अपने गांवों को गोद लेकर यहां के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, उनको विकसित करने में अपना प्रयास कर रहे हैं। और सच में, जैसा सुधांशु पंत जी ने कहा कि पिछली बार हम लोगों ने इसको शुरू तो किया था, लेकिन शायद सभी लोगों को हम लोग बता नहीं पाए थे ठीक से कि अपने गांव को गोद लेने का एक आह्वान किया था, सबसे अपील की थी। और उसके पीछे हेतु ये था कि आप अपने पैतृक स्थानों से जुड़ें, पूर्वज की स्थानों से जुड़ें, अपनी मिट्टी से जुड़ें, अपनी संस्कृति से जुड़ें। और आप लोगों के लिए कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं है और कोई पैसा होना या न होना, शिवपुरी जी कह रही थी, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। व्यक्ति के मन में यदि इच्छा हो, संकल्प हो,
तो बहुत सारे रास्ते बन जाते हैं। और जितना आप लोग सामाजिक क्षेत्रों में, मैं हर एक के चेहरों को देखकर कह सकता हूं, पूरे देश भर के लोग यहां पर हैं, हर एक का अपना एक व्यापक संपर्क है अपने अपने स्थानों पर। और कभी भी समाज में काम करने के लिए बहुत धन की आवश्यकता नहीं होती है। यदि मन में इच्छा शक्ति होती है तो सारे रास्ते बन जाते हैं। और मैं जानता हूं कि आप सब ये रास्ते बनाना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं। आप अगर करना नहीं चाहते तो आप सब यहां पर आते ही नहीं। छठवें राज्य वित्त आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक गोपेश्वर में संपन्न हुई, जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों को उनके क्षेत्रों की मूलभूत समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विकास प्रस्ताव भेजने का आह्वान किया। तो आयोग का उद्देश्य इन स्थानीय समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास की गति पहुंच सके। तो आयोग ने क्षेत्र के विकास को लेकर गंभीरता दिखाते हुए केवल पंचायत प्रतिनिधियों तक ही सीमित नहीं रहा। आयोग के सदस्यों ने इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की और क्षेत्र के विकास के लिए उनके बहुमूल्य सुझाव आमंत्रित किए। तो इस कदम से ये स्पष्ट होता है कि आयोग स्थानीय शासन और समग्र विकास के लिए एक व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण अपना रहा है। तो बैठक में ये उम्मीद जताई गई है कि पंचायत प्रतिनिधि और राजनीतिक दल अपने प्रस्तावों और सुझावों में सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देंगे। तो आयोग इन सभी सुझावों और प्रस्तावों का गहन अध्ययन कर अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को सौंपेंगे, जो आगामी वर्षों में स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और विकास कार्यों को गति देने में महत्वपूर्ण साबित होंगी। जिले में परामर्शी प्रक्रिया पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से हुई है परामर्शी प्रक्रिया हमारी। और इसमें आपको पता होगा कि राज्य वित्त आयोग का कार्यक्षेत्र यह है कि राज्य के जो कर संसाधन हैं उसके अंतर्गत उसका आकलन करके पंचायतों और नगर निकायों को प्रतिवर्ष कितना धन का प्रतिनिधान हो, वो उसकी संस्तुति हो। भौगोलिक परिस्थिति है, आपदाग्रस्त है, नंदा देवी राजा धोनी है, बद्रीनाथ हमारे 4 धाम में से एक धाम यहाँ है। तो उसके संदर्भ में हमने अपनी बातें उनके सामने रखी है कि हमें जो अभी तक का जो हमारा पूरे 1 साल का बजट होता है उसको बढ़ाने की हमने बात करी है। और अन्य जो हमारे मुद्दे थे कि हम पर्यटक को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं और अपने जिला पंचायत की आय को हम किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, तो वो सुझाव हमने उनके सामने रखे हैं। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। देवभूमि उत्तराखंड, जहां हिमालय की चोटियां आसमान छूती हैं और नदियां जीवन की धारा बनकर बहती हैं, यही उत्तराखंड अब विकास की नई गाथा लिख रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ये राज्य सिर्फ सपने नहीं देख रहा, बल्कि उन्हें धरातल पर उतार रहा है। 24 गेम चेंजर योजनाएं जो हर नागरिक के जीवन को छू रही हैं। अब शासन का मतलब है तेजी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी। फाइलों में अटक जाने वाले फैसले अब धरातल पर नतीजों में बदल रहे हैं। हर विभाग को मिली है स्पष्ट दिशा, तय समय सीमा और एक ही मंत्र, गुड गवर्नेंस। सिर्फ नारा नहीं, हमारी कार्य संस्कृति है। खेती से लेकर पर्यटन तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, पर्यटन, ऊर्जा, हर क्षेत्र में नई रफ्तार, नया विश्वास। सरकार ने तय किया है, हर योजना होगी टेक्नोलॉजी से जुड़ी, हर कदम होगा पारदर्शी और हर लाभ पहुंचेगा सीधे जनता तक। ऑनलाइन मॉनिटरिंग, फील्ड विजिट और जनता से सीधा संवाद, यही है बदलता उत्तराखंड। आज उत्तराखंड निवेश, पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर में देश के लिए रोल मॉडल बन रहा है। मुख्यमंत्री धामी का विजन है साफ, जनता तक सीधा लाभ पहुंचे और उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को छुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन, उत्तराखंड का दशक को धरातल पर उतारने की दिशा में ये ऐतिहासिक कदम है। ये योजनाएं सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि धरती पर सांस ले रही हैं। गांव से शहर तक, खेत से बाजार तक, हर जगह एक ही बदलाव दिख रहा है।
उत्तराखंड बदल रहा है गति, पारदर्शिता और गुड गवर्नेंस के साथ। उत्तराखंड, पारदर्शी शासन, तेज विकास। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। रजत जयंती वर्ष विधानसभा विशेष सत्र का आज तीसरा दिन। तो विशेष सत्र को लेकर सीएम धामी का बयान, 25 वर्षों का अनुभव, उपलब्धियां और स्वर्णिम यात्रा की तैयारियों के लिए विशेष सत्र में अगले 25 वर्षों के रोड मैप पर हो रही चर्चा। सभी विधायक अपने अपने विचारधाराओं के अनुरूप रख रहे विचार। हम सब मिलकर उत्तराखंड को देश का प्रथम राज्य बनाने के संकल्प को लेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो रजत जयंती वर्ष विधानसभा विशेष सत्र का आज तीसरा दिन। विशेष सत्र को लेकर सीएम धामी का बयान, 25 वर्षों का अनुभव, उपलब्धियों और स्वर्णिम यात्रा की तैयारियों के लिए विशेष सत्र में अगले 25 वर्षों के रोड मैप पर हो रही चर्चा। सभी विधायक अपने अपने विचारधाराओं के अनुरूप रख रहे विचार। हम सब मिलकर उत्तराखंड को देश का प्रथम राज्य बनाने के संकल्प को लेकर बढ़ेंगे आगे। हमें इन 25 सालों की यात्रा में जो हमारे अनुभव रहे हैं, जो उपलब्धियां रही हैं, कहीं न कहीं उनका हमें विश्वास करके आगे की 25 साल की स्वर्णिम यात्रा की तैयारी के लिए विशेष सत्र आयोजित किया गया था। अपने अपने विचारधारा के अनुरूप लोगों ने वहां पर अपने विचार रखे, लेकिन फिर भी हम सब मिलकर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम करेंगे। ये संकल्प लेकर हमको आगे बढ़ना। धर्मनगरी हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर आस्था और श्रद्धा का अनोखा संगम देखने को मिला। रात से ही गंगा घाटों पर स्नानार्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और हर की पौड़ी से लेकर कुशावर्त, भीमगौड़ा, चंडी और रामघाट तक हर ओर श्रद्धालुओं का सैलाब दिखाई दिया। तो ब्रह्म मुहूर्त से ही भक्तों ने मां गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाना शुरू कर दिया। गंगा तटों पर हर हर गंगे, जय मां गंगे के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। तो इस दौरान श्रद्धालुओं ने दीप दान किया, परिवार की सुख समृद्धि की कामना की और भगवान विष्णु और मां गंगा की पूजा अर्चना की। तो भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा घाटों पर स्नान के लिए लगातार पहुंच रही है। आपको बता दें कि पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से समस्त दोष मिटते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लाखों भक्तों के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्थाओं को सख्त किया है। पूरे मेला क्षेत्र को विभिन्न जोन और सेक्टरों में विभाजित कर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। तो वहीं जल पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें भी गंगा घाटों पर मुस्तैद हैं। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्था के बीच ये महापर्व शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। तो राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती वर्ष विधानसभा विशेष सत्र का अंतिम दिन सदन में 25 वर्षों की उपलब्धियां और भविष्य के रोड मैप पर हो रही चर्चा। तो सत्ता पक्ष ने अपनी उपलब्धियों को गिनाया तो विपक्ष ने सरकार की उपलब्धियों पर किया कटाक्ष। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं विधानसभा भवन देहरादून, जहां चल रही सत्र की कार्यवाही। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्षा जी, राज्य को बने हुए 25 साल होने जा रहे हैं और चर्चा इस बात पे थी कि इन 25 वर्षों में क्या हमने पाया है, क्या हमने खोया है। जब हम राज्य निर्माण की बात करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं, इस प्रदेश की मातृशक्ति ने राज्य निर्माण की बागडोर अपने हाथों में लेकर के एक लंबे संघर्ष के बाद ये राज्य हमको मिला है। राज्य प्राप्ति के लिए उत्तराखंड के लोगों ने, उत्तराखंड के आंदोलनकारियों ने अपना सर्वोच्च निछावर करने का काम किया है। हम रामपुर तिराहे में जो घटना घटित हुई उसको भुला नहीं सकते हैं
हमारी मातृशक्ति के साथ जो अमानवीय व्यवहार हुआ, उस अमानवीय व्यवहार ने पूरे प्रदेश को झकझोर देने का काम किया है। मसूरी के अंदर जिस तरीके से निहत्थे आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज और गोलियां चलाई गई, मैं समझता हूं ऐसा अंग्रेजों की हुकूमत में होता था, लेकिन इस देश के अंदर, इस लोकतंत्र में हमने उसको भी सहने का काम किया। खटीमा की घटना भी, जिसमें हमारे आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत देने का काम किया है, ये पीड़ा भी आज हमारे मन और मस्तिष्क में है। इतने बड़े संघर्ष के बाद ये राज्य हमको मिला है। मैं शहीद आंदोलनकारियों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और इसके साथ साथ जिन आंदोलनकारियों ने इस राज्य को दिलाने में अहम भूमिका अदा। खबरों में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश को नई दिशा और गति देने के लिए विशेष पहल लेकर आई है। इसके अंतर्गत पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जनपदों के साथ साथ अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल का पूरा पर्वतीय भूभाग, टिहरी गढ़वाल का पर्वतीय हिस्सा, नैनीताल जनपद के भीमताल, धारी, बेताल घाट, रामगढ़ और ओखल कांडा विकासखंड तथा देहरादून जनपद का चकराता विकासखंड शामिल है। उद्यम स्थापना करने हेतु सिडकुल द्वारा रुद्रपुर, सेलाकुई और हरिद्वार फ्लैट हेड फैक्ट्रियों की भी तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को हमें धरातल पर उतरने पर सफलता प्राप्त हुई है। खुरपिया में स्थापित होने वाला इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी भी उत्तराखंड के औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। निवेश की 4 श्रेणियों के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए से लेकर 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा सकता है। इसके अंतर्गत निवेशकों को श्रेणीवार 50 से लेकर 500 स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथ ही इस नीति में श्रेणी ए और बी के अंतर्गत निवेशकों को 1 से 2% तक अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। पौड़ी गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों में जो उद्योग लग रहे हैं, उनको सरकार बहुत वित्तीय प्रोत्साहन से लेकर हर चीज मदद कर रही है और यह कदम सराहनीय है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर उत्तराखंड के संकल्प को साकार करते हुए पर्वतीय क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और युवाओं के लिए व्यापक रोजगार के अवसर पैदा करना है। उत्तराखंड सरकार की ये पहल निवेशकों के लिए नए अवसर और पर्वतीय युवाओं के लिए नई उम्मीद का द्वार खोलती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। कीर्तिनगर स्थित डुंड प्रयाग घाट पर पूजा अर्चना के दौरान अलकनंदा नदी में डूबने से एक महिला और एक व्यक्ति लापता हो गए। कोतवाली कीर्तिनगर के एसएसआई कुंवर राम आर्य ने बताया कि करीब 15 से अधिक लोग पूजा के लिए डुंड प्रयाग घाट पर पहुंचे थे। पूजा के बाद अलकनंदा नदी में डुबकी लगाते समय 40 वर्षीय आशा देवी डूबने लगी तो महिला को डूबता देख जसवंत सिंह उनके बचाने के लिए नदी में कूद गए। दुर्भाग्य से इस प्रयास में जसवंत सिंह भी नदी के तेज बहाव में बह गए और दोनों लापता हो गए। तो टना की सूचना मिलते ही कीर्तिनगर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। तत्काल एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया तो पुलिस और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने नदी में व्यापक स्तर पर लापता हुए दोनों लोगों की तलाश शुरू की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। तो पूरा क्षेत्र में शोक का माहौल है और लापता लोगों के परिजन सदमे में हैं। रेस्क्यू टीम लगातार तलाश अभियान चला रही है। गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा आज।
सीएम धामी पहुंचे गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा रेसकोर्स। गुरुद्वारे में टेका मत्था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का लिया आशीर्वाद। प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना। सीएम ने प्रदेशवासियों और सिख समुदाय को दी गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं। सद्भावना, समानता और मानवता के प्रतीक श्री गुरु नानक देव, सीएम धामी। सच्चाई, ईमानदारी और सेवा का दिखाया मार्ग। समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए अपने उपदेशों और शिक्षा के माध्यम से लोगों को किया जागरूक। उनका जीवन हमें भाईचारा, सद्भाव और आपसी एकता को बढ़ावा देता है प्रेरणा। तो गुरु नानक की शिक्षाएं अनंत काल तक मानवता का करती रहेंगी मार्गदर्शन। गुरु नानक जी का स्मरण करते हैं, नमन करते हैं कि उनकी प्रेरणा से सभी धर्मों को आगे बढ़ने का मार्ग मिला। उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसा काम किया, सभी लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेंगे। आज धर्म के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आज गुरु पर्व है, 556वां यहाँ पर गुरु पर्व का आयोजन हो रहा है। सभी को आज सभी को बधाई और हमारे राज्य का राज्य स्थापना दिवस इस वर्ष 25वां वर्ष रजतोत्सव के रूप में आयोजन हो रहा है। और धन्यवाद करता हूँ कि हमारे राज्य के अंदर अनेक काम उनके नेतृत्व में आगे बढ़। वहीं हमारे यहाँ पर हिंदू साहब जाने वाला रोपवे, उसका कार्य प्रारंभ हो रहा है और उस रोपवे के बन जाने से हमारे समाज के पूरे दुनिया से, देश से लोग पवित्र हिंदू साहब के दर्शन के लिए आते हैं। उनकी यात्रा आसान होगी। जो कई दिनों की यात्रा होगी वो कुछ ही घंटों में संपन्न हो जाएगा। लोग वहां पर जाकर अपने दर्शन कर पाएंगे और होने के बाद ऋषिकेश में आवास विकास स्थित स्वामी नित्यानंद सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं में आत्मशक्ति को जागृत करना रहा। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता उप प्रधानाचार्य मंजू बडोला और जिला विधिक कार्यकर्ता सुनीता बंसल ने महिलाओं को उनके हकों के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया। कार्यक्रम की अध्यक्ष समाज सेवी मोनिका मित्तल ने भी नारी शक्ति के उत्थान को लेकर जानकारियां दी। स्वामी नित्यानंद सरस्वती शिशु मंदिर की प्रधानाचार्य पूनम अनेजा ने कार्यक्रम की समाप्ति पर मुख्य अतिथियों को पुष्प गुच्छा भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम को सुनने और देखने पहुंचे स्थानीय लोगों ने कार्यक्रम की जमकर प्रशंसा की और कहा कि समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए। आपको बता दें कि विद्या भारती के 75 वर्ष पूर्ण होने पर ये कार्यक्रम पूरे भारत में किए जा रहे हैं। सप्तशक्ति के जो कार्यक्रम हमारी विद्या भारती के स्कूलों में होने जा रहे हैं, ये विद्या भारती के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विद्या भारती ने एक अनूठा प्रयास किया है मातृशक्ति के लिए, कि वास्तव में भगवत गीता में जब स्वयं भगवान ने खुद नारी को धरती पर 7 गुणों से युक्त भेजा है, कीर्ति, श्री वाक, चानारी नाम, मेधा, धृति, क्षमा, इन 7 रूपों में जब नारी का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है, तो नारी जो कि एक निर्माण और प्रलय का एक रूप है, चाहे तो वो निर्माण कर दे और चाहे तो प्रलय कर दे। तो आने वाले समाज की इस पीढ़ी में जो बदलाव आ रहा है निरंतर आधुनिकता की वजह से, तो आज की नारी उन 7 गुणों को अपनाकर अपने समाज, अपने परिवार को कैसे परिवर्तित कर सकती है, कैसे हमारे समाज को एक सही दिशा दे सकती है, इसी सोच के नारी शक्ति को आगे बढ़ाते हुए विद्या भारती ने एक अनूठा प्रयास किया है। यह कार्यक्रम माताओं के द्वारा और माताओं के लिए ही है केवल, और इसमें केवल एक नारी वह नहीं जो शादीशुदा है, वह नारी भी है जो अविवाहित है, वह नारी जो एक 5-10 साल की बच्ची है, चाहे वो नारी एक वृद्धा है, क्योंकि हम एक परिवार में रहने वाले लोग हैं, वसुदेव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने अधिकारियों की तरफ। तो उत्तराखंड में बदल रहा है मौसम का मिजाज। मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई सटीक साबित। बद्रीनाथ, केदारनाथ और औली में हुई बर्फबारी। राज्य के ज्यादातर इलाकों में ठंडी हवाओं ने दी दस्तक। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की चेतावनी।
मैदानी क्षेत्रों में तापमान में आएगी गिरावट। सुबह और शाम ठंड का करंट रहेगा जारी। बारिश और बर्फबारी के बाद शीतलहर का होगा आगाज। 8 नवंबर तक प्रदेश भर में मौसम रहेगा शुष्क। 1000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र वहां पर बर्फबारी मिलने की संभावना है। तो इसमें जैसे उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, ऐसे कुमाऊं में अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत या फिर उधम सिंह नगर जनपद है, यहाँ पर कहीं कहीं जो है हल्की वर्षा, हल्की से बहुत हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। उसके बाद 5 तारीख को भी उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र में जो जनपद है, जैसे उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, वहां पर कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी मिलने की संभावना है। 6 तारीख के बाद से जो है उत्तराखंड में मौसम साफ हो जाएगा। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।